हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए साइंस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मायोपिया इज नॉट करेक्ट। मायोपिया दिया हुआ है। मायोपिया में जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली तो दिखाई दे देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। तो ऑब्जेक्ट दूर है और क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका इमेज रेटिना के पहले ही बन गया है, यानी आई लेंस और रेटिना के बीच में बन गया है। मान लीजिए कि ये हमारी आँख है और ये बाई कन्वेक्स लेंस इसमें लगा हुआ है और दूर का ऑब्जेक्ट है। दूर से आने वाली रेज को हम पैरेलल मान सकते हैं, तो टू रेज जो है यहाँ पे पैरेलल आ रही है, तो ये लेंस रेटिना के पहले ही इनको फोकस कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे रेटिना से पहले ही बन गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे दो कॉजेज हो सकते हैं। या तो ये आई बॉल का जो साइज़ है वो बढ़ गया होगा। आई बॉल के साइज़ मान लीजिए कि ये होना चाहिए इतना और ये हो गया है और ज़्यादा इतना, तो लेंस यहाँ पे जब लगाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा जब आई बॉल का साइज़ जब बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से एक तो ये कॉज हो सकता है, और दूसरा कॉज क्या हो सकता है, ये जो इसमें लेंस लगा हुआ है, ये जो लेंस लगा हुआ है ऐसा पतला होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा और कर्व हो गया है। ज़्यादा कर्व होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ काफ़ी कम हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कम होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, यानी जो आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ गया हो, ज़्यादा कर्व हो गया हो, तो ये कॉज हो सकता है। तो दो कॉजेज इसके हो मालूम चल रहे हैं, या तो आई बॉल का साइज ही बढ़ गया हो या फिर लेंस ज़्यादा कर्व हो गया हो। तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले ही बन रहा होगा। तो अब इसको क्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेज आ रही है जो कन्वर्ज हो रही है रेटिना के पहले ही, इस रेज को थोड़ा और डाइवर्ज करवा दें हम। तो डाइवर्ज करवाने के लिए ताकि ये रेज जो है ऊपर थोड़ी चले जाए और ये रेज थोड़ा नीचे आ जाए और देन ये रेटिना पर जा कर के फोकस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ कि कनकेव लेंस लगा देंगे। तो इसको क्योर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पर्सन विथ मायोपिया हैज द फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी, ये सही है। द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये भी सही है। दिस डिफेक्ट में एराइज ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल के कंट्रैक्शन से नहीं, आई बॉल के रिलैक्सेशन से ऐसा होता है, आई बॉल का साइज बढ़ जाने की वजह से होता है। तो ये गलत है। दिस डिफेक्ट में एराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस जब ज़्यादा कर्व हो गया होगा तो हो सकता है कि इसी की वजह से ये आया हो। तो ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है, सी ऑप्शन गलत है और यही चुनना है, नॉट करेक्ट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इन डूइंग सो द हीटिंग इफेक्ट इन द कंडक्टर विल बिकम। देखिए हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई को चेंज कर दीजिए, आई को लिख सकते हैं वी बाई आर, वी बाई आर का स्क्वायर आर टी। तो इस तरीक़ा से यहाँ स्क्वायर आएगा, ये आर से एक स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा, एक आर कट जाएगा तो वी स्क्वायर टी बाई आर बच जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बच जाएगा यहाँ से। अब कह रहा है कि रेडियस को हाफ कर दिया जाए, तो यहाँ आर बाई टू जो ही हम कर देंगे तो वी स्क्वायर अब बाई आर बाई टू जो ही करेंगे, टू ऊपर चला जाएगा, तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए फिशेज जो होती हैं उनके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं और उनमें गैसेस का एक्सचेंज गिल्स के पास में होता है, तो ये पीसेस ओनली हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए जब भी हम भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, माउथ से ही शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा स्रावित होकर के सीक्रेट होकर के आता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है और वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू कर देता है। तो सबसे पहले जो मिक्स होता है फूड में वो होता है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। राइट ऑप्शन सी होगा।
Which state of the substance exists in thermal equilibrium during the change of states from solid to liquid? देखिए कोई भी सब्सटेंस जब अपना फेज सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है, तो जैसे मान लीजिए कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा कि सॉलिड रखा हुआ है, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। जब मेल्ट करना शुरू हो जाएगा तो इसका फिर टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब फेज चेंज हो रहा है तो इसमें एक तो लिक्विड में भी बदल रहा है ये, अब पहले से सॉलिड भी है, तो इस मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड दोनों ही होंगे, और दोनों ही ये सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों ही इक्विलिब्रियम में होंगे। तो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही इक्विलिब्रियम में होंगे, तो मोर देन वन, राइट ऑप्शन डी होगा। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। तो देखिए जो भी हम फूड लेते हैं तो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया उसका ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं, तो उनके ब्रेकडाउन से एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, और जिसकी वजह से हमारे माउथ का मीडियम एसिडिक हो जाता है। और जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में जो हमारे टीथ के ऊपर का जो लेयर है जो कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है वो डीके होने लगता है, उसका डीके होने लगता है, यानी परत जो है उसका टूटने लगता है, यानी हमारे टीथ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसमें से जब पीएच हो जाएगा 5.5 से लेस, तब राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। In the human system, insulin regulates the metabolism of। इंसुलिन पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन। पेनक्रियाज जो है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह का ग्लैंड है। इंडोक्राइन के रूप में ये इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित करता है, सिक्रेट करता है, और इंसुलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जिस पर्सन के बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होगा उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और वो डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा। और एक्सोक्राइन के रूप में क्या सिक्रेट करता है पेनक्रियाज? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, 3 टाइप का एंजाइम सिक्रेट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज फैट का डाइजेशन करवाता है। तो इसमें से किसका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट का, राइट ऑप्शन डी होगा। The first step of the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate takes place where? तो यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, और ये 6 कार्बन एटम वाला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म में जा करके इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये पायरुवेट में टूट जाता है। पायरुवेट में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, पायरुवेट के 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये टूटता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में जाकर के इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और साइटोप्लाज्म में जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो पायरुवेट 3 पाथवेज के थ्रू ये टूट सकता है। मान लीजिए कि ईस्ट के प्रेजेंट में, ईस्ट यदि प्रेजेंट है तो ईस्ट के प्रेजेंट में ये पायरुवेट जो है इथेनॉल C2H5OH और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। हमारे मसल सेल्स जो हैं जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है वहाँ पे ये लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, और ATP के फॉर्म में यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो 3 पाथवेज है, तो ये टूटता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में जा कर के ये टूटता है, राइट ऑप्शन सी होगा। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ब्लड का जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो है प्लाज्मा, लगभग ब्लड का 55% रहता है, और 45% में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो इसी प्लाज्मा में वो डिजोल्व होकर के कार्बन डाइऑक्साइड ये आता है लंग्स के पास। पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आता है प्लाज्मा। और दूसरी बात नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, जैसे प्रोटीन वगैरह के टूटने से जो यूरिया बनता है, और प्यूरिन्स के टूटने से, जैसे कि मटन,
फिशेस वगैरह जो हम खाते हैं, तो इसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड। और ये दोनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और ये भी प्लाज्मा में ही डिजोल्व होकर के किडनी के पास आते हैं और किडनी इसको फिल्टर आउट करता है। इसके अलावा फूड, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ और ब्लड में जो एब्जर्व होता है, ये प्लाज्मा में ही डिजोल्व होकर के प्लाज्मा के थ्रू ही ये हर जगह पहुंचाया जाता है। तो इसमें फूड भी शामिल रहता है, तो इसमें से फूड हो गया और नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, तो मोर देन वन, राइट ऑप्शन डी होगा। Which of the following metals melt when placed on the palm of your hand because of very low melting points? तो इसमें से गैलियम एंड सीजियम, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। जब हम अपने हाथों पे रखते हैं तो हमारे हाथ से हीट लेकर के इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि हाथ से जो हीट इसमें सप्लाई किया जाता है उसी से उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अटेन हो जाता है और उसके बाद में ये मेल्ट कर जाता है। तो दोनों ही हो जाएगा, गैलियम एंड सीजियम, मोर देन वन, राइट ऑप्शन डी होगा। Which of the following carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke? ब्लैक स्मोक के साथ येलो फ्लेम के साथ जलता है अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड में कौन कौन सा आ जाएगा? अल्कीन्स आ जाएंगी, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये दोनों ही के बर्निंग से ब्लैक स्मोक निकलता है और येलो फ्लेम के साथ में ये जलती है। सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नहीं, सेचुरेटेड में कौन सा आ जाएगा? अल्केन्स आ जाएंगे। तो अल्केन्स भी नहीं होगा, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी नहीं होगा, तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, अनसेचुरेटेड। Which of the following carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood? तो देखिए, जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के थ्रू कुछ ब्लड्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होते हैं उसमें जाकर के जमा हो जाता है, तो उसको ब्लड के थ्रू ले जाकर के वेंस में मिलाना, ये लिम्फ का काम है, लिम्फ ही ऐसा करता है। इसके अलावा जो भी डाइजेस्टेड फैट है या फिर एब्जर्ब्ड फैट है उसको भी कैरी करके लेकर के जाना लिम्फ का ही काम है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लिम्फ। Which of the following blood component protects against infection? तो इसमें से RBC जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। ब्लड प्लाज्मा अभी ये 55% होता है, ब्लड प्लाज्मा इसमें फूड एब्जर्व होकर के जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जर्व हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट इसी में एब्जर्व होकर के किडनी तक आते हैं। WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी बना करके जो भी ऑर्गेनिज्म हमें बीमार करने के लिए बाहर से आए हुए हैं उनको मार डालता है। और इस WBC का एक पार्ट है टी लिम्फोसाइट्स उन ऑर्गेनिज्म का फोटोग्राफ खींच करके रखता है और हम ठीक भी हो जाते हैं, ठीक हो गए मान लीजिए, उसके बाद में फिर से फ्यूचर में कभी भी उस फैमिली का कोई भी मेंबर यदि हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये टी लिम्फोसाइट्स उनको पहचान लेता है और फिर से हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है उसको मारने के लिए। तो इसमें से WBC होगा, बी ऑप्शन सही। मैच द फॉलोइंग डिजीजेज विथ देयर सूटेबल कॉजेस, तो इसमें से खैरा डिजीज जो है ये जिंक के डिफिशियंसी से होता है, एनीमिया आयरन के डिफिशियंसी से होता है, स्कर्बी विटामिन C से की कमी से ये हो जाएगा, और ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें से यदि हम देखें तो 1 का डी किस में, 1 का डी बी और डी दोनों ही में है, 1 का डी 2 का सी, 1 का डी 2 का सी, 2 का ए यहाँ पर है इसलिए ख़त्म, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी, राइट ऑप्शन डी होगा। Tissue is a group of similar kind of cells specialized to perform a particular function in the body. Therefore, presence of tissues in a multicellular organism ensures. तो हमारे बॉडी में जो टिश्यू है उनका अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टिश्यू बनाए हुए हैं हमारे बॉडी में। तो डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए ही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए कि नर्व टिश्यू हो गया, वो इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, अपने अंदर ऑक्सीजन को डिजोल्व करा करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। उतना ही नहीं, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें डाइजेशन के बाद में ये ब्लड में ही एब्जर्व होता है, ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है इसको। और वेस्ट जो बनते हैं इनको कैरी करके किडनी के पास में लेकर के
ब्लड ही आता है। तो अलग अलग जो टिश्यू बनाए हुए हैं हमारे बॉडी में उनका अलग अलग फंक्शन है, तो इसमें से डिवीजन ऑफ लेबर होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से भी हो जाएगा सी बाई म्यू, यानी सी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज़्यादा होगा, यानी वो मीडियम जितना ही डेंसर होगा, उसमें लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। तो इसमें से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, वाटर का 1.33 और वैक्यूम एंड एयर, वैक्यूम का तो 1 होता ही है, एयर का भी लगभग 1 होता है, अप्रॉक्स 1 होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा। While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? A smooth muscles contract and pull the ligament to move the bones. नहीं। A smooth muscles contract and pull the tendons to move the bones. ये भी गलत है। Skeletal muscles contract and pull the ligament to move the bones. ये भी गलत है। Skeletal muscles contract स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। अब देखिए टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करके रखता है और लिगामेंट्स जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है। तो स्केलेटल मसल्स जब कंट्रैक्ट करता है तो टेंडन को पुल करता है और इसकी वजह से बोन्स जो है वो मूव करता है। जैसे मैं यदि डायग्राम में दिखाऊं, जैसे यहाँ पे देखिए ये है स्केलेटल मसल और ये बोन है, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? टेंडन कनेक्ट कर रहा है। तो जब इसमें कंट्रैक्शन होगा तो ये टेंडन को खींचेगा और हड्डियाँ यहाँ से बोन्स मूव करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे डी ऑप्शन सही है। इफ़ द टिप ऑफ द शुगर कैन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम के प्रेजेंस की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें यदि इसका टिप टूट भी जाता है, मान लीजिए शुगर कैन है, इसका टिप टूट भी जाता है, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम के प्रेजेंट की वजह से इसका ग्रोथ होते रहेगा। Which one of the following is not included in the external factors affecting photosynthesis? तो दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स के अंतर्गत आ जाएंगे जो प्लांट है उसका साइज क्या है, उसका एज क्या है, लीव्स उसमें किस तरीक़ा की है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल का अमाउंट, ये सब इंटरनल फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से आता है? लाइट, सोलर रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, इसके अलावा टेम्परेचर एंड वाटर, ये सब आ जाएंगे। तो इसमें से लाइट जो है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, हीट भी एक्सटर्नल फैक्टर है, वाटर भी एक एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट के अंदर ही है ना, तो ये इंटरनल फैक्टर्स हो जाएगा। तो इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। वाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन? कोई भी एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए करता है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, केमिकल बॉन्ड इसीलिए बनाता ही है कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। अब केमिकल बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से, या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। और स्टेबिलिटी कब आती है? या तो उसका डुएट पूरा हो जाए या फिर ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहता है वहाँ पे, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। और केमिकल बॉन्ड का बनना, केमिकल जो बने हुए केमिकल बॉन्ड से उसका ब्रेक हो जाना, यही तो केमिकल रिएक्शन में होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एटम्स जस्ट रीअरेंज हो जाते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो मोर इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ही नहीं होता है, ये गलत है।
टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, हाँ इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इससे उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये सही है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये भी सही है। टू कंप्लीट देयर इनर सेल्स, टू कंप्लीट देयर इनर सेल्स, तो इसमें से हम देखें तो 2 और 3 सही है, ओनली 2 एंड 3। इनर सेल्स को भरने के लिए ही कि सिर्फ केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, तो ओनली 2 एंड 3, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन लीवर में स्टोर होता है, राइट ऑप्शन यहाँ से ए होगा। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, तो इसमें से सबसे पहले जो ब्लड जो है नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से आपको यूरिया बना, उसके बाद में प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बना। तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में डिजोल्व होकर के ही किडनी के पास आते हैं और किडनी उनको फिल्टर आउट करता है। तो सबसे पहले ये किडनी में पहुंचते हैं, तो इसलिए डी तो ख़त्म हो जाएगा। किडनी के बाद में किडनी और यूरिनरी ब्लाडर को जो कनेक्ट करने वाला जो पतला सा पाइप है वो होता है यूरेटर। तो किडनी के बाद में यूरिन जो है कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा। यूरेटर के बाद में किस में जाएगा, यूरिनरी ब्लाडर में जाता है। तो किडनी के बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर में जाकर के ये यूरिन धीरे धीरे जमा होने लगता है। जमा होते होते जब प्रेशर बन जाता है तब यूरिनेट करने का मन करता है और पर्सन जाकर के यूरिनेट करता है। तो यूरेथ्रा के थ्रू, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें से किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लाडर, देन यूरेथ्रा, तो इसमें से सही ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में, यहाँ पर ब्लड के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो गया या अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब ब्लड के थ्रू किडनी में आया। किडनी के बाद में ये जो पाइप जो है ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लाडर में आ गया, ये जमा हुआ, प्रेशर ज़्यादा बना तो उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी, तो यहाँ पे मूविंग बॉडी है, कोई भी बॉडी मूव करेगी तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो नहीं होगा तो उसका एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो इसमें से एवरेज स्पीड तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे है, वो बी तक गया और फिर बी से लौट करके ए तक आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हो गया। और जब टोटल डिस्प्लेसमेंट में टाइम से जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। तो इसमें से 1 और 4 होगा, राइट ऑप्शन सी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी एक्यूरेटली ट्रैक्ड फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग, डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ट्रैक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये है अर्थ है और इस पे ये एक एंटीना लगा हुआ है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो एक सिग्नल भेजा जाएगा, सिग्नल फिर रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ से आएगा यहाँ पे, ये अप लिंक हो गया, अप लिंक, और ये डाउन लिंक हो गया, डाउन लिंक। तो देखिए जब सैटेलाइट मूव कर रहा है तो सिग्नल उससे आएगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई लगेगी, उसका वेवलेंथ चेंज हुआ प्रतीत होगा यहाँ पे अर्थ पे जो रिसीवर लगा हुआ है यहाँ पे। और डॉपलर इफेक्ट इसी को कहा जाता है जब सोर्स ऑफ लाइट यानी सोर्स ऑफ सिग्नल एंड ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ सिग्नल एंड ऑब्जर्वर यानी सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो उस केस में जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से अलग होती है और इसी को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट के थ्रू फ्रीक्वेंसी चेंज होगी यहाँ पे, वेवलेंथ चेंज होगा यहाँ पे, तो डॉपलर इफेक्ट के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है, राइट ऑप्शन ए होगा। When heat is constantly supplied by a burner to boiling water, then the temperature of the water during vaporization, तो वेपोराइजेशन के दौरान जब यानी जब फेज चेंज हो रहा हो तो
बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉयल कर रहा है, उसमें जब हीट सप्लाई किया जा रहा है तो फेज चेंज होने के दौरान जो हीट सप्लाई किया जाता है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के दौरान जो हीट सप्लाई किया जाता है वो लेटेंट हीट होता है, तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो डज नॉट राइज एट ऑल, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl या फिर ZnCl2, इसका यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड कमर्शियली इन सिल्वर पॉलिशिंग बिहाइंड मिरर्स। तो ग्लूकोज का यूज किया जाता है, C6H12O6। ग्लूकोज का यूज इसलिए किया जाता है कि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके और Ag+ सिल्वर प्लस को रिड्यूस कर देता है, तो इसमें से सही ऑप्शन सी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड सीक्रेट ए सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सही है। फाइब्रिनोजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, सही है। फाइब्रिनोजन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी सही है। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज कॉल्ड थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन नहीं कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम, तो इसमें से डी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे, तो फॉल्स स्टेटमेंट ही चूज करना है हमें, तो राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेज करते हैं तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है, इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन गैसेस कंप्रेस नहीं होती है, कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं होता है, उनका एक्सपेंशन होता है। इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होने लगता है, सोलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास वाटर ले लेते हैं हम, उसमें शुगर डिजोल्व करना शुरू कर दें, होते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि और उसमें शुगर डिजोल्व नहीं हो पाएगा, और फिर से बाहर से उसमें यानी सॉल्यूशन जो है वो सेचुरेट कर जाएगा। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में फिर से हम शुगर डालेंगे तो वो तो डिजोल्व तो होगा नहीं, जो डिजोल्व हुआ है वो भी बाहर आने लगेगा उसमें से निकल करके। तो अब क्या करेंगे हम, उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, हीट सप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो और शुगर उसमें डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, गैसेस एक्सपेंड होने लगती है, ये भी सही है, तो सी भी सही है, तो मोर देन 1, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर। तो देखिए ईस्ट का यूज किया जाता है, ईस्ट में जाइमेज नाम का एंजाइम होता है, जाइमेज, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को C6H12O6, ये जाइमेज ग्लूकोज को का ब्रेकडाउन कर देता है, किस में, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, C2H5OH अब प्लस CO2, इसमें तोड़ देता है इसको, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।